वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा टेक्निकल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईसीएम एंड ईडीएम। ईसीएम फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईडीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता, इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से आप लोग याद कर लेते हैं। तो टेक्निकल एग्जाम में आप लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारा जगह में आप लोग सर्च करेंगे लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को कोई देता नहीं है, जस्ट आप लोग को क्वेश्चन को डिस्कस करके चला जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए डिस्कस करूँगा इन दोनों टॉपिक। तो इससे पहले आप लोग को मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है और इसका साथ मैं डिस्कस करूँगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोग का एग्जाम के लिए जितना तक आप लोग का क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें उसको मैं टोटली कवर किया हूँ। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा मेरा चैनल से, और स्टडी वीडियोस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई को यूज करके अगर कोई भी एक मेटल सरफेस है, कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है, उस मेटेलिक सरफेस में अगर दूसरा मेटल का अगर हम लोग प्लेटिंग करते हैं मतलब कोटिंग करते हैं, उसको बोलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का मदद से कोई भी एक मेटेलिक सरफेस का ऊपर अगर हम लोग दूसरा मेटल का कोटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस ऑफ कंपोनेंट आर कोटेड विथ अनदर मेटेलिक कोटिंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग डिकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव सरफेसेस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग क्यों करते हैं, जो सरफेस होता है सरफेस को करोशन होने से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैथोड और एनोड लेना पड़ेगा। तो कौन सा कैथोड होता है कौन सा एनोड होता है ये आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। सोचो एक मेटल है और दूसरा मेटल है, तो इस मेटल का ऊपर हम लोग को कोटिंग करना पड़ेगा। तो सोचो ये ब्रास है, ठीक है, मतलब ब्रास का ऊपर हम लोग को कोटिंग करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं द कंपोनेंट टू बी प्लेटेड इज मेड एज कैथोड। जो कंपोनेंट को प्लेटिंग करना पड़ेगा उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो इसको आप लोग कैथोड बोलते हैं, ओके। और इसमें आपको नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया है। तो ब्रास का ऊपर हम लोग किसका कोटिंग करेंगे, तो दूसरा जो मेटल होगा वो होगा कॉपर, ठीक है। सोचो कॉपर है तो इसको हम लोग एनोड का हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि कैथोड के हिसाब से हम लोग ब्रास को लिखें। कैथोड क्या होता है, जो कंपोनेंट को हम लोग प्लेटिंग करेंगे, मतलब जिस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग प्लेटिंग करेंगे कोटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं कैथोड। और जिस मेटल दे के हम लोग कोटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं एनोड। एनोड में हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आप लोग का इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और एक कौन सा सॉल्यूशन लिए जाता है, जो एनोड होता है एनोड का सेम टू सेम सॉल्यूशन लिए जाते हैं। एनोड अगर कॉपर का होगा तो कॉपर का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकल मतलब पावर सप्लाई को कंडक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को वो चालना कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो कॉपर तो एनोड है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए एनोड जो भी मेटल का होगा इलेक्ट्रोलाइट भी सेम टू सेम मेटल का होगा। तो इधर हम लोग यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट का होगा, CuSO4 का होगा, ओके, समझ में आ गया। इसका बाद आपको रखना पड़ेगा एनोड को। तो इधर एनोड क्या है, इधर एनोड है, आप लोग जानते हैं कॉपर, ठीक है। तो ये एनोड है और ये है
कैथोड। कैथोड क्या है? ब्रास है, मतलब कैथोड का ऊपर हम लोग को प्लेटिंग करना पड़ेगा। तो कैथोड को हम लोग किस टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे? तो कैथोड को ऑलवेज हम लोग जो डीसी पावर सप्लाई रहेगा उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे और एनोड का हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है। इसका बाद आप देख पा रहे हैं एक नया ड्राइंग मैंने बना लिया हूं, क्योंकि पिछला वाला ड्राइंग थोड़ा छोटा था इसलिए कंजेस्टेड हो रहा था, तो उसमें आप लोग को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्टी था, इसलिए मैं एक नया ड्राइंग और बड़ा करके मैं बना लिया हूं। तो मैं आप लोग को बोल दिया हूं जो कैथोड है, कैथोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल का साथ ऐड किया हूँ डीसी सप्लाई का, और एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल का साथ मैंने ऐड किया हूँ। ओके, तो जब भी डीसी पावर सप्लाई देगा तब क्या होगा? आप लोग जानते हैं करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव? मतलब क्या हो जाएगा? इधर से आएगा फिर इधर, मतलब इधर से जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, फिर इधर, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ऐसे आप लोग का ड्राइंग में क्या हो जाएगा? ये तो मैं इरेज कर देता हूँ। ड्राइंग में आप लोग का आ जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऊपर जाएगा, फिर इधर, तो इधर आके इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो कैथोड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का कारण उसमें नेगेटिविटी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है। तो इलेक्ट्रॉन आके कहाँ रहता है? कैथोड में आके जमा होता है। ओके, तो जब भी हम लोग जितना भी हम लोग डीसी पावर सप्लाई देते हैं तो उतना इलेक्ट्रॉन जाके कैथोड में जाके जमा होता है। तो जब भी हम लोग डीसी पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देना स्टार्ट किया हूँ, तब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है जिसका थ्रू करंट फ्लो करता है, तो ये करंट चलना होने का कारण ये क्या होता है? आयंस में टूट जाता है। किस में टूटता है? Cu2+ और SO4 2+ आयन में टूट जाता है। तो CuSO4 किस में टूटता है? Cu2+ और SO4 2- में टूट जाता है। तो इसमें कॉपर आप देख सकते हो 2 पॉजिटिव आयन रहता है। तो ये क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं जो कैथोड रहता है, कैथोड तो टोटली नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होता है। और ये तो जो इलेक्ट्रोलाइट था, तो इलेक्ट्रोलाइट तो टोटल 2 भागों में 2 आयन में तो टूट गया है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन है, ये जो कैथोड में नेगेटिव आयन है 2 इलेक्ट्रॉन का साथों मैच करेगा और क्या करेगा? इसमें ये डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड का ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसमें प्लेटिंग बनाएगा। ओके, ऐसा तो हो गया। मतलब इधर तो CuSO4 दोनों आयन में टूट गया है। ये जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड में जो नेगेटिव आयन रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव का चार्ज का साथ होके न्यूट्रल होके किस में डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड का ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो डिपॉजिट होता है इसको बोलते हैं प्लेटिंग। धीरे धीरे वो कोटिंग बना देता है। तो फिर उसके बाद क्या बाकी रहेगा? SO4 2- बाकी रहेगा। तो एक एनोड क्या था? एनोड तो आप लोग जानते हैं कॉपर से बना हुआ होता है। तो इसमें से क्या निकल रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या इधर आ रहा है, कैथोड में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव होने का कारण क्या हो जाएगा? ये तो 2- आयन है और इधर से कॉपर Cu2+ फिर आएगा। जब ये, क्योंकि जो कैथोड और एनोड है इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग तो उसको इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ रखते हैं। तो ये जो एनोड है, एनोड धीरे धीरे डिजोल्व होगा मतलब क्या है? Cu2+ आयन SO4 2- आयन का साथ मैच होकर फिर से इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, फिर CuSO4 बनेगा। फिर जब भी करंट पास होगा उसको फिर Cu2+ और SO4 2- में डिवाइड होगा। तो Cu2+ जो होगा फिर इधर जाके कैथोड में जाके इलेक्ट्रॉन का साथ 2 माइनस चार्ज का साथ रिएक्ट करेगा और उसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका ऊपर बैठ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब फिर कोटिंग बनाएगा। तो फिर से SO4 2- रहेगा। फिर इधर जो एनोड रहेगा, एनोड धीरे धीरे डिजोल्व होते रहेगा, जिसको बोल सकते हैं लिबरेट होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे खोते जाएगा, Cu2+ छोड़ते जाएगा। ओके,
और SO4 2- का साथ ऐड हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, फिर से करंट आएगा तो दोनों आयन में टूटेगा, Cu2+ और SO4 2- में टूटेगा तो Cu2+ फिर कैथोड का साथ जाके दो इलेक्ट्रॉन का साथ जब भी उसमें आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तब न्यूट्रल बनाएगा, फिर उसमें कोटिंग बनेगा। तो ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोग को जानना चाहिए जितना कोटिंग का हम लोग का जरूरत पड़ेगा कैथोड का ऊपर, मतलब कैथोड तो वर्कपीस होगा, वर्कपीस के ऊपर हम लोग जितना कोटिंग का जरूरत पड़ेगा उतना देर तक हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को चालना करना पड़ेगा, उतना बार इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा और Cu2+ कैथोड का साथ जाके, जो कैथोड में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका साथ जाके 2- में जाके न्यूट्रल हो जाएगा और प्लेटिंग बनाएगा। और कॉपर जो रहेगा, कॉपर का जो एनोड होगा, एनोड धीरे धीरे डिजोल्व होता रहेगा, लिबरेट होता रहेगा, मतलब वो धीरे धीरे खोएगा और Cu2+ धीरे धीरे वो छोड़ेगा। जब भी छोड़ेगा तो SO4 2- में उसका साथ ऐड हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग का कोटिंग का ऊपर डिपेंड करते कितना कोटिंग चाहिए, उसका ऊपर हम लोग को डिपेंड करते कितना देर तक हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जितना मोटा या जितना थिक हम लोग को प्लेटिंग बनाना पड़ेगा उतना देर तक हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर को DC सोर्स से हम लोग को चालना करना पड़ेगा। तो ये है आप लोग का इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इसका बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा ECM प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोमैशनिंग प्रोसेस। तो ये समझाने से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, इसका बाद मैं आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग ECM का डेफिनेशन समझाऊंगा। आप देख सकते इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी मिल के, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी बनता है, जिसका मदद से हम लोग कोई भी एक वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग प्रोसेस। फिर से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी बनता है, जिसका मदद से हम लोग कोई भी एक वर्कपीस है जिसका सरफेस से हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, इस प्रोसेस को या इस मैशनिंग प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग प्रोसेस। तो आप इंग्लिश में देख सकते, डेफिनेशन में आप लोग को बोल दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग प्रोसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी मेक्स द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ वर्कपीस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी बनता है, इसमें क्या होता है, वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर देता है। तो इस मैशनिंग प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग प्रोसेस कहते हैं। और एक किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर एक काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ये बाद में आप लोग को डिस्कस करूंगा आज के क्लास में। तो इसका बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग ECM इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। सेम टू सेम बोला है, मेटल को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करते टाइम हम लोग को यूज करना पड़ता। इट इज यूज्ड फॉर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? जो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है तो उसको मैशनिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दैट आर डिफिकल्ट टू मैशिन यूजिंग कन्वेंशनल मशीन। जो मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसको अगर हम लोग कन्वेंशनल मशीन से काट नहीं सकते, मैशिनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप का हार्ड मटेरियल को हम लोग मैशिनिंग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सीधा बात आप लोग को समझ में आ गया। तो फास्ट आप देख सकते हैं इट्स यूज इज लिमिटेड टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। तो ये हार्ड मटेरियल हो सकता है, लेकिन ये मास प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होता है। जो मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक जा सकता है, मतलब करंट अगर उसमें से जा सकता है, उसी मटेरियल को वो काट सकता है, मैशिनिंग कर सकता है। ठीक है, बोला ECM कैन काट स्मॉल और ऑड शेप एंगल। ECM का मदद से हम लोग कोई भी छोटा से छोटा जॉब को या ऑड शेप कोई भी एंगल है उसको काट सकते हैं। इंट्रिकेटेड कॉन्टूर या कैविटी, कोई भी स्लॉट या कैविटी बनाना पड़ता है हार्ड सरफेस या हार्ड एंड एक्सोटिक मेटल का ऊपर, जैसे
टाइटेनियम, एल्यूमिनिड्स, इंकोनेल, वस्पेलोय एंड हाई निकेल एंड कोबाल्ट एंड रिहेनियम एलोय। तो इस टाइप के जब भी मेटेरियल रहता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको मैशिनिंग करते टाइम हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ईसीएम का। नेक्स्ट आप देख सकते हो बोला है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ज्योमेट्रीज कैन बी मैशिन्ड। एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी जगह में ऑपरेशन करते हैं, कर सकते हैं हम लोग ईसीएम का मदद से। ठीक है, बोला है ईसीएम इज ऑफन कैरेक्टराइज एज रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऑपोजिट जो प्रोसेसिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसीएम या ईडीएम हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग और ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशिनिंग को क्यों हम लोग रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का ऑपोजिट प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में आप लोग को क्या दिखाया हूँ कि कोई भी एक मेटल सरफेस है उसका ऊपर दूसरा मेटेलिक कोटिंग हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग कोटिंग देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं ईसीएम और ईडीएम में हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं, मेटल सरफेस से हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग मेटल ऐड करते हैं मेटेलिक सरफेस का ऊपर। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है, ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, बोला है इन दैट इट रिमूव्स मेटेरियल इंस्टेड ऑफ एडिंग इट। बोला है इसमें से क्या होता है मटेरियल को रिमूव होता है मटेरियल ऐड करने से जगह में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग ऐड करते हैं, इसमें मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं ईसीएम और ईडीएम का मदद से। बोला इट इज सिमिलर इन द कॉन्सेप्ट टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैशिनिंग। बोला इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मैशिनिंग में। ईडीएम में भी सेम टू सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी मेटल को रिमूव करता है। ओके, इसी में क्या होता है हाई करंट इज पास्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द पार्ट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट मेटेरियल रिमूवल प्रोसेस हैविंग ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड एंड ए कंडक्टिव फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिव वर्कपीस एनोड। तो इसके लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, जो ईसीएम होता है इस प्रोसेस में आप लोग का जो टूल होता है टूल को आप लोग को बनाना पड़ेगा कैथोड। ओके, और जो वर्कपीस होगा वर्कपीस को बनाना पड़ेगा एनोड, मतलब वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल का साथ ऐड करना पड़ेगा और टूल को नेगेटिव टर्मिनल का साथ ऐड करना पड़ेगा डीसी पावर सोर्स में। ओके, और इसका बीच में क्या रहेगा कंडक्टिव फ्लूइड रहेगा जो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। वो क्या रहेगा इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं ईसीएम प्रोसेस में। समझ में आ गया है। नेक्स्ट बोला है प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल क्या होता है, बोला है मास ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited of any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte during electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम कोई भी इलेक्ट्रोड से जितना सोचो दो इलेक्ट्रोड, एक होता है इधर तो होता है एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है इधर से सोचो एनोड मतलब क्या है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, इसमें वर्कपीस को बता दिया हूँ। तो वर्कपीस में क्या होता है सोचो मटेरियल को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, और सोचो वही मटेरियल अगर इधर ऐड हो रहा है। ओके, तो ये किसका साथ प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना करंट जा रहा है उसका ऊपर। ठीक है, तो करंट जब तक जाएगा तो मटेरियल तब तक इधर से लिबरेट होता रहेगा एनोड से, मतलब वर्कपीस से मटेरियल हटते रहेगा और इधर जो कैथोड है कैथोड में जाके ऐड होते रहेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताना। देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यही बोलता है कोई भी एक इलेक्ट्रोड से कितना मटेरियल लिबरेट मतलब क्या कितना मटेरियल उधर से खो रहा है और कितना मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, वो किसका साथ प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू आप लोग बोल सकते हैं क्यू। तो ऐसे आप लोग मास इजिकल टू बोल सकते हैं जेड आई टी, क्योंकि क्यू का मतलब होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, जेड इधर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए जो आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस होता है तो ऊपर में से टूल रहता है। ओके, और नीचे वर्कपीस रहता है। वर्कपीस मतलब क्या होता है, ये तो एनोड होता है। ओके,
ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड होता है, और ये टूल होता है, ये कैथोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को जब टूल इस मेटल को काटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इधर से मेटल लिबरेट हो रहा है और इधर एक्चुअली टूल में जाके उसको डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि एनोड से आप लोग को मैं उस प्रोसेस में भी मैं बता दिया था जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला था, तो उसमें एनोड से मटेरियल हट के कहाँ जा रहा था, कैथोड में जाके उसमें डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग होता है, ईसीएम में क्या होता है, ईसीएम में भी सेम टू सेम होता है, लेकिन ये जो टूल मटेरियल को काटता है, इधर जो मटेरियल को काटता है, ये मटेरियल टूल में जाके जमा नहीं होता, वो जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो बाहर निकल के आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, टूल मटेरियल काटता है तो एक्चुअली इसको जाके इधर टूल में जमा होना चाहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड से मतलब जब भी जो वर्कपीस था, वर्कपीस से मटेरियल हट के कैथोड में जाके जमा हो रहा था और प्लेटिंग बना रहा था। तो मैं आप लोग को बोल दिया हूँ, इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, टूल तो मटेरियल काटता है और ये तो मटेरियल हटता भी है, लेकिन क्या होता है, ये तो एक्चुअली जाके इधर जमा होना चाहिए था, लेकिन वो जमा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट का साथ वो फ्लो हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका बाद मशीनिंग हो जाता है, टूल भी इधर आता है, और एक कैसे कैसे होता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये एक्चुअली काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ऊपर। एक्चुअली इधर से मटेरियल हट रहा है और इधर जाके ये ऐड होना चाहिए, तो जितना मटेरियल हटता है और जितना वो ऐड होता है वो किसका साथ प्रोपोर्शनल होता है, जितना हम लोग करंट उधर से फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसका ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। पूरा वीडियो देखना, आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग का नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज, आप लोग का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जिसका माध्यम से करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप लोग बोलते हैं वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से हम लोग सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं NaCl, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये लेस करोसिव होता है NaCl का तुलना से और बेटर देन NaCl, NaCl से अच्छा होता है, बट इट इज़ कॉस्टली, एक कॉस्टली होता है थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इसका बाद हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं, सोडियम सल्फेट भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग देख के रखना। तो इधर से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सेल का एग्जाम में आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है। इसका बाद वेयर रेशियो, किसका वेयर रेशियो, टूल वेयर रेशियो। तो टूल वर्कपीस का साथ कितना गैप में रहता है, टूल वर्कपीस का साथ गैप रहता है 0.5 मिलीमीटर का गैप में रहता है। तो इसमें आप लोग का क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट का मदद से मटेरियल को रिमूव करता है, इसलिए टूल का कोई भी वेयर नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ नो टूल वेयर, इसका वेयर रेशियो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, वेयर रेशियो इन्फिनिटी होता है। इधर से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। डीसी पावर सप्लाई का कितना वोल्टेज होना चाहिए, 3 to 30 वोल्ट आप लोग का होना चाहिए, 3 से 30 वोल्ट आप लोग का होना चाहिए। इसका बाद बोला है द टूल यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस इज आइदर कॉपर, ब्रास और स्टेनलेस स्टील। जो टूल आप लोग को यूज करना चाहिए, काटिंग टूल जो आप लोग को यूज करना पड़ेगा, काटिंग टूल में भी आप लोग का करंट फ्लो होना पड़ेगा, उसको भी कंडक्टिव होना पड़ेगा, उसका अंदर से करंट जाना पड़ेगा। तो कॉपर, ब्रास या स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा से बना होना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग कॉपर, स्टील, स्टेनलेस स्टील और ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। जो कटिंग टूल होगा उसका क्या प्रॉपर्टी रहना पड़ेगा, इट मस्ट हैव हाई कंडक्टिविटी होना पड़ेगा, जिसका माध्यम से करंट कंडक्ट हो सकते हैं, चालना कर सकते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना पड़ेगा, ओके, और कोरोजन रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, उसको जंग प्रतिरोधक होना पड़ेगा। समझ में आया है। नेक्स्ट बोला है ऑप्टिमम गैप आप लोगों का कितना रखना पड़ेगा। ऑप्टिमम गैप मेंटेन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। टूल का साथ वर्कपीस का गैप होता है 0.5 मिलीमीटर, इधर 0.5 से 2 मिलीमीटर बोला है, लेकिन जनरली हम लोग 0.5 मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं MRR, मेटेरियल रिमूवल रेट या मेटल रिमूवल रेट। बोला द इनिशियल मेटल रिमूवल रेट
MRR मेनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन्स डिस्प्लेस फ्रॉम द वर्कपीस। तो आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है ECM मशीन में या ECM मशीनिंग प्रोसेस में जो MRR होता है, मटेरियल रिमूवल रेट होता है, वो किसका ऊपर डिपेंड होता है? वर्कपीस से कितना आयन डिस्प्लेस हो रहा है, कितना नंबर ऑफ आयन डिस्प्लेस हो रहा है, उसका ऊपर वो डिपेंड होता है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप लोग को डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये डायग्राम अगर आप लोग एक बार देख लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, तो आप लोग का और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा ECM में। तो इधर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ओके, और एक पाइप है, पाइप के थ्रू ये जा रहा है, इधर पंप है, ओके, इधर फिल्टर है, इधर प्रेशर गेज है, इधर फ्लो मीटर है, इधर कांस्टेंट फीड। हम लोग कांस्टेंट फीड कैसे देते हैं? जब हम लोग ECM मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो कांस्टेंट फीड का तो ज़रूरत होता है, तब हम लोग सर्वो मोटर का थ्रू ACRVO सर्वो मोटर का थ्रू कांस्टेंट फीड देते हैं। और इधर DC पावर सप्लाई होता है। आप लोग जानते हैं वर्कपीस को एनोड का साथ, एनोड का रूप में आप लोग यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल का साथ ऐड करते हैं DC पावर सप्लाई में। आप देख सकते हैं, अगर आप लोग ड्राइंग देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्लस किसका साथ ऐड हुआ है? वर्कपीस का साथ ऐड हुआ है। वर्कपीस एनोड का रूप में इधर काम करेगा, जो पॉजिटिव आप देख सकते हैं टर्मिनल का साथ ऐड हुआ है। और कटिंग टूल जो है, टूल आप देख सकते हैं जो कैथोड है, कैथोड को हम लोग DC पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल का साथ ऐड किए हैं। तो ये टूल है। तो मैं आप लोग को बता दिया था टूल और वर्कपीस के बीच में कितना गैप रहता है। आप देख सकते हैं ये जो गैप होता है 0.5 मिलीमीटर होता है। समझ में आया है? मतलब एक कांटेक्ट नहीं रहता कि ऐसे उसको टच करके रखेगा, टच करके वो नहीं रखता, उसमें से 0.5 मिलीमीटर का गैप होता है। ओके, तो इधर से इलेक्ट्रोलाइट जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इधर से जाता है, कैसे जाता है? पंप का थ्रू। तो पंप इलेक्ट्रोलाइट को बीकर से उठाता है और लेके जाता है। इसके बाद इधर से जो भी इलेक्ट्रोलाइट का अंदर इम्प्यूरिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ को मतलब जो भी अशुद्धि है उसको वो फिल्टर करके इधर पास करते। उसके बाद प्रेशर, हम लोग को किस प्रेशर में चाहिए, प्रेशर गेज का थ्रू हम लोग प्रेशर देते। उसके बाद कितना फ्लो में हम लोग को देना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट को, वो हम लोग फ्लो मीटर का थ्रू हम लोग उसको कैलकुलेट करके उधर से रिलीज करते। तो धीरे धीरे इधर आता है, आप देख सकते हैं। और वर्कपीस और टूल का बीच में इलेक्ट्रोलाइट इधर रहता है। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग जानते हैं ऑलवेज इसका बाद जब भी इलेक्ट्रोलाइट आ गया है और DC पावर सप्लाई से हम लोग करंट दे दिए हैं, तब क्या होता है? इधर तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जब भी कंडक्ट करेगा तब क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं जो टूल है, टूल क्या हो जाएगा? टूल तो कैथोड है, माइनस होगा, और वर्कपीस प्लस होगा। तो आप लोग जानते हैं ऑलवेज माइनस पॉजिटिव को या माइनस प्लस को तरफ अट्रैक्ट करते हैं और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही उन दोनों अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो जब भी अट्रैक्ट करेगा तो सोचो माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या? ये सोचो वर्कपीस है और एक टूल है, तो टूल क्या करेगा? इसके ऊपर आएगा, और जब भी आएगा तो कि मेटल को काटेगा, मेटल को काटेगा, धीरे धीरे काटेगा, क्योंकि माइनस प्लस का ये इधर एट्रैक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जब भी आता है, इलेक्ट्रोलाइट कम्स एंड मेक्स ए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। जब भी इधर से इलेक्ट्रोलाइट आया, उससे पहले इसमें से कोई भी एट्रैक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब भी आया तब भी टूल और वर्कपीस के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है। और जब भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है तब क्या होता है? टूल वर्कपीस को तरफ अट्रैक्ट करता है और वर्कपीस टूल का तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब भी इधर वर्कपीस का तरफ टूल आएगा तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं कटिंग टूल तो ऑलवेज हार्डर देन वर्कपीस। कटिंग टूल तो वर्कपीस से हार्ड होता है और इस शार्प भी होता है। तो जब भी इसका साथ आएगा कॉन्टैक्ट में तो मेटल इसको काटेगा, मेटल इसको काटेगा। तो आप लोग जानते हैं जब भी मेटल काटता है या एनोड से जब भी मेटल जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एनोड से मेटल हट रहा था तो कैथोड में जाके जमा हो रहा था। तो कैथोड इधर क्या है? इधर तो टूल है, तो टूल में एक्चुअली जमा होना चाहिए था, लेकिन इधर तो जमा हो जाता, तो अब तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता। तो इधर एनोड से मेटल हटेगा, मतलब वर्कपीस से मेटल हटेगा, लेकिन
टूल में जाके, कैथोड में जाके वो डिपॉजिट नहीं होता। वो क्या होता है, ये आप देख सकते हैं टूल और वर्कपीस का बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो हो रहा है उसका फ्लो से वो निकल जाएगा। जो भी मटेरियल काट रहा है तो फ्लो का थ्रू वो निकल जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं ड्राइंग को अगर आप लोग अच्छा से देखते हो तो आप लोग को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। इधर क्या बोला है, जब भी आप देख सकते हैं कटिंग टूल वर्कपीस का कांटेक्ट में आ रहा है तो कटिंग टूल वर्कपीस को काट रहा है तो वो मटेरियल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिपॉजिट हो जाता है और कोटिंग बना देते हैं। लेकिन ईसीएम में, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, मटेरियल को काट रहा है, एनोड को काटने का बाद क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं ये जो तीर साइन दिया है तो एरो मार्क्स का थ्रू, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट का साथ ये जो वर्कपीस है, वर्कपीस का जो छोटा छोटा पार्ट है या जितना भी मटेरियल इधर से काट रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब वो टूल में जाके डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है, ऐसे प्रोसेस में वो मेटल को काटता है। और इधर से हम लोग कांस्टेंट फीड देते हैं जब भी कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जब भी टूल और वर्कपीस का बीच में होता है तब धीरे धीरे तो फीड हम लोग कैसे देते, कांस्टेंट फीड देना पड़ता सर्वो मोटर का थ्रू। तो पूरा ड्राइंग आप लोग को समझ में आ गया। तो ईच एंड एवरी जो इलेक्ट्रोलाइट है, गेज है, फ्लो मीटर है, पंप है, फिल्टर है, तो इसका अलग अलग काम है। तो ये आप लोग को डेफिनेशन का थ्रू आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बोला है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का पार्ट्स क्या क्या होता है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फिक्सर होता है जो इंसुलेटिंग बेस होता है, करंट को जो प्रतिरोध करता है, मतलब जिसका थ्रू करंट जा नहीं सकता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटिंग एक बेस रहता है तो उसको फिक्सर बोलते हैं। उसका ऊपर आप देख सकते हैं टेबल रहता है, टेबल इधर रहता है, एक टेबल होता है, एक टेबल भी रहता है लेकिन इस ड्राइंग में टेबल नहीं दिया है, टेबल रहता है। उसका बाद आप लोग का वर्कपीस रहता है, उसका बाद ये जो वर्कपीस होगा वर्कपीस रहेगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं टूल रहेगा, इसका बाद पंप, फिल्टर, इसका बाद आप लोग का प्रेशर गेज, फ्लो मीटर, यूनिट, पावर सप्लाई आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग को मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का जो पार्ट्स है उसका एक्सप्लेनेशन। फिक्सर क्या बोला है, फिक्सर इज यूज टू होल्ड द टेबल फर्मली। जो फिक्सर का ऊपर वर्क टेबल रहेगा, टेबल को अच्छा से पकड़ के रखते हैं। इसके बाद टेबल क्या करता है, द टेबल इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस प्रॉपरली। टेबल का ऊपर रहता है वर्कपीस, वर्कपीस को वो अच्छा से होल्ड करता है, जो एनोड का रूप में काम करते हैं, जिसको हम लोग डीसी पावर सप्लाई में पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में। वर्कपीस इट इज द मटेरियल ऑन व्हिच मशीनिंग इज कैरिड आउट। इस वही मटेरियल है जिसका ऊपर से मशीनिंग हम लोग को करना पड़ेगा, जहां से हम लोग को मटेरियल को, जिस सरफेस का ऊपर से हम लोग को मटेरियल को हटाना पड़ेगा। ओके, द वर्कपीस एक्ट्स एज ए एनोड। एनोड का हिसाब से वर्कपीस एक्ट करता है, मतलब काम करता है। टूल क्या है, विद द हेल्प ऑफ द टूल मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस इन द वर्कपीस। तो टूल का मदद से हम लोग जो वर्कपीस हो तो वर्कपीस का सरफेस से हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं। टूल एक्ट्स एज कैथोड। टूल कैथोड का रूप में काम करता है, जो नेगेटिव टर्मिनल में डीसी पावर सोर्स में या पावर सप्लाई में हो उसको हम लोग ऐड करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ आयंस एंड लीड्स टू द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसमें से आप देख सकते हैं मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ आयन का मीडियम का हिसाब से काम करता है। और जो मटेरियल रिमूव करता है, जो वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल रिमूव होता है उसको बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसका बाद पंप आप देख सकते हैं, पंप इट पम्प्स द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द सम्प टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये पंप क्या करता है, पंप इलेक्ट्रोलाइट को जो कंटेनर में रहता है उधर से लेके जाता है और ऑल जो पार्ट्स रहता है सभी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं फिल्टर का काम क्या है, इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज बीइंग पम्प्ड टू द सिस्टम एंड वर्क रीजन। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई भी अगर अशुद्धि रहेगा, इम्प्योरिटीज को हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए, उसको टोटली प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रेशर गेज का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेक द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कमिंग फ्रॉम द पंप वाया ए फिल्टर टू द वर्क रीजन। तो सबसे पहले पंप में आ रहा था, उसका बाद
फिल्टर में जा रहा है, तो उसके बाद प्रेशर गेज उसका प्रेशर को मेंटेन करता है, कितना प्रेशर में इलेक्ट्रोलाइट को सप्लाई करना पड़ेगा। और फ्लो मीटर क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज और मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लो मीटर का थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्लो रेट होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं फीड यूनिट का काम क्या होता है, टू गिव द फीड ऑफ द टूल। सर्वोमोटर इज यूज्ड सच दैट व्हेनेवर मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम द वर्कपीस। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं, जब भी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है टूल और वर्कपीस का बीच में, तो ये क्या होता है, टूल मटेरियल को तो काटेगा, मटेरियल तो टूल को काट नहीं सकते, या वर्कपीस जिसको बोलते हैं, वर्कपीस तो टूल को काट नहीं सकते क्योंकि टूल ऑलवेज हार्ड होता है। तो जब भी इसको काटते हैं तो उसका काटने का बाद हम लोग को ऊपर से फीड देना पड़ेगा, क्योंकि टूल तो वर्टिकल रहता है ना, तो ऊपर से कैसे हम लोग फीड देंगे, ऑटोमेटिक फीड हम लोग देते हैं। तो किसका मदद से देते हैं, सर्वो मोटर का मदद से हम लोग ऑटोमेटिक फीड देते हैं। जब भी वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल को रिमूव करते तब हम लोग सर्वो मोटर का थ्रू से ऑटोमेटिक फीड देते हैं। तो बोला था सर्वो मोटर गिव द नेसेसरी अमाउंट ऑफ फीड टू द टूल को नेसेसरी जितना अमाउंट ऑफ फीड का जरूरत होता है वो देते हैं। इसके बाद बोले पावर सप्लाई में क्या चाहिए आप लोग देख सकते हैं, द पावर सप्लाई इज टू बी गिवन टू द मशीन टू द वर्क प्रॉपरली। पावर सप्लाई क्यों देते हैं, जो मशीन होता है मशीन में देते हैं कि वर्क प्रॉपरली हो सके इसीलिए। ओके, इधर बोले पॉजिटिव सप्लाई इज गिवन टू द वर्कपीस। पॉजिटिव सप्लाई किसको देते हैं, वर्कपीस को देते हैं जो एनोड का रूप में काम करता है। जो नेगेटिव सप्लाई हम लोग देते हैं काटिंग टूल को जो कैथोड का रूप में काम करते हैं। बोला है दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इट। हम लोग तो अभी समझ गया है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ईच एंड एवरी पार्ट, इसका बाद इसका प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे। प्रिंसिपल तो मैं सब कुछ आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, इसका बाद भी आप लोग को पूरा नोट्स आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। इतना महंगा और इतना अच्छा नोट्स, महंगा मतलब क्या है कि इतना आप लोग का हेल्पफुल नोट्स है। महंगा मतलब आप लोग का कोई पैसा दे के खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैं एक भी नोट्स किसी से पैसा के थ्रू हम लोग किसी से नोट्स नहीं दिए हैं। तो आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख के समझ लेना, उसके बाद आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, इसमें बोला है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम का वर्किंग कैसे होता है, प्रोसेस आप लोग को जानना चाहिए। बोला है द इलेक्ट्रोलाइट इज पंप टू द वर्क रीजन बाय द पंप वाया ए फिल्टर, प्रेशर गेज, फ्लो मीटर एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू द वर्क रीजन फ्रॉम द पैसेज। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं, जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, सोचिए कोई भी कंटेनर का अंदर है तो उधर से हम लोग पंप का थ्रू पंप करके हम लोग लाते हैं, पंप का थ्रू आते हैं, उसके बाद फिल्टर होता है, उसके बाद प्रेशर गेज प्रेशर मेंटेन करते, उसके बाद मास फ्लो रेट को मेंटेन करते, उसका बाद क्या आता है, टूल और वर्कपीस का बीच में आता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसका बाद बोला व्हेन द पावर सप्लाई इज गिवन, जब पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, बोला एन ऑप्टिमम गैप इज मेंटेन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग को एक ऑप्टिमम गैप दिए जाते हैं टूल और वर्कपीस का बीच में। इसका बाद क्या होता है, द आयंस हैव स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग फ्रॉम द वर्कपीस। जो वर्कपीस होता है, जब भी मेटल हाँटता है तो उसमें से आयन निकालता है। जब भी मेटल, सोचो टूल जब भी इसको काट रहा है तो इसमें से आयन डिस्प्लेस हो रहा है। आयन डिस्प्लेस जब भी हो रहा है और उसको क्या करते हैं, वो ऑलवेज चाहते हैं ट्राइंग टू डिपॉजिट ओवर द टूल, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टूल का ऊपर, या आप लोग बोल सकते हैं कैथोड का ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में वो भी चाहते हैं ट्राइंग टू डिपॉजिट, मतलब वो कोशिश करते हैं टूल का ऊपर डिपॉजिट होने के लिए, कोटिंग बनाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता है। जब भी कटिंग टूल, आप लोग को ड्राइंग के थ्रू मैं बताता हूँ, कटिंग टूल जैसे ही ऐसे मेटल काटेगा, तो मेटल जब भी काटेगा मतलब क्या है, इधर से आयन डिस्प्लेस हो रहा है, आयन डिस्प्लेस होगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है, जो मटेरियल रहेगा वर्कपीस से हटेगा, जो मटेरियल वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यही आप लोग को बोला है। ओके, इसका बाद आप देख सकते, बोला है बिफोर द आयन्स आर डिपोजिटिंग ऑन द टूल। आयन जब भी, मतलब ये जो टूल है, अब ये तो वर्कपीस है,
वर्कपीस का मटेरियल सरफेस से जब भी मटेरियल कट रहा है मतलब उधर से आयन डिस्प्लेस हो रहा है। आयन डिस्प्लेस हो रहा है मतलब क्या, मटेरियल उधर से डिस्प्लेस हो रहा है, मटेरियल उधर से रिमूव हो रहा है। तो मटेरियल तो टूल का ऊपर जाके डिपॉजिट होना चाहते हैं, तो इधर बोला बिफोर आयन आर डिपॉजिटिंग ऑन द टूल। आयन टूल का ऊपर या मटेरियल जो रिमूव हो रहा है वो टूल का ऊपर डिपॉजिट होने से पहले क्या करता था, इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। टूल एंड द जो टूल होता है और वर्कपीस का बीच में इलेक्ट्रोलाइट रहता है। वो क्या करता है, द आयन्स ऑल्सो मूविंग along with the electrolyte without depositing on the tool। जो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे निकल जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट का साथ वो भी बाहर फ्लो का आकार में निकल जाता है। तो ये आयन निकल जाता मतलब क्या, जो रिमूवल ऑफ मेटल है वो बाहर निकल जाता। तो क्या होता है, टूल का ऊपर वो जाके डिपॉजिट नहीं होता। तो इस प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, टूल का मदद से हम लोग मटेरियल को काट रहे हैं, तो यही हो रहा है। तो इस प्रोसेस में ऐसे होता है कि हम लोग टूल का थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है टूल और वर्कपीस के बीच में हम लोग मटेरियल को काटते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू बाहर निकल के आ जाते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस में भी सेम टू सेम होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग मतलब क्या, ड्रिलिंग होता है, रिमिंग होता है। आप लोग जैसे भी करेंगे तो मैशिनिंग का ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन आप लोग का आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग में कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है वर्कपीस और टूल का बीच में। ओके, और इधर से क्या हो रहा है, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो आयन तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो आयन डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होने के बाद कहाँ जा रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो फ्लो का आकार में बाहर निकल के आ रहा है। वो टूल का ऊपर डिपॉजिट नहीं होता है, प्लेटिंग नहीं बनाते हैं, कोटिंग उसका ऊपर नहीं बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू इलेक्ट्रोलाइट का साथ वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, इतना अच्छा से आप लोग को कोई क्लियर नहीं करेगा। अगर आप लोग 10 बुक भी फॉलो कर लेंगे तो इतना कुछ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से आप लोग को हर चीज़ समझ में नहीं आता है। तो इसको समझाने के लिए एक ना एक आप लोग को गाइड या टीचर का ज़रूरत पड़ता है। उसका हिसाब से या आप बोल सकते हैं फ्रेंड का हिसाब से मैं आप लोग का काम करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। मैं भी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। जो हार्ड टॉपिक होता है, जो कोई भी आप लोग को नहीं समझाता, वही टॉपिक मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इधर तक आप लोग को समझ में आगे बोला, फ्रॉम द अबव द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इज आयन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आप लोग को तब से वही बता रहा था, आयन डिस्प्लेसमेंट हो रहा मतलब क्या, जो वर्क सरफेस है वर्कपीस का ऊपर से मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो यही बोला है, मटेरियल रिमूवल इज आयन डिस्प्लेसमेंट। मटेरियल रिमूवल को आयन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस टेकिंग प्लेस इन द टूल का बीच में और वर्कपीस का बीच में जब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, मतलब कोई भी झमेला या कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए टूल का कोई भी वियर रेशियो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये टूल कभी खराब नहीं होता, बहुत देर तक ये टूल चलता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। ओके, तो बोल सकता है हेंस वी कैन से दैट द वियर रेशियो ऑफ द टूल इज इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ नो टूल वेयर। टूल खराब नहीं होता है, इसीलिए टूल का वेयर रेशियो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, ECM में क्या होता है, टूल रेशियो इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला है, दिस इज द डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस अलोंग विद द बेसिक टर्म्स एंड वर्किंग। ये आप लोगों का मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ इलेक्ट्रो मैशिनिंग प्रोसेस के बारे में और इसका बेसिक टर्म्स एंड वर्किंग के बारे में। इसका बाद एडवांटेजेस, सुविधा क्या है और असुविधा क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, आप देख सकते हैं द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स कॉन्केव कर्वेचर कंपोनेंट्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्केव कर्वेचर टूल। तो ECM का थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ECM मैशिनिंग का थ्रू हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स जटिल कॉन्केव कर्वेचर टाइप कंपोनेंट है, कोई भी अवतल कर्वेचर टाइप अगर कोई भी कंपोनेंट है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्केव कर्वेचर टूल का मदद से हम लोग उसको मैशिनिंग कर सकते हैं। इसके बाद बोला है बिकॉज ऑफ आयन डिस्प्लेसमेंट। आयन डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब क्या, मेटल रिमूव हो रहा है। बोला तो सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड इज एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश आता है, बहुत ही अच्छा। इसके बाद बोला था बिकॉज नो फोर्स एक्टिंग
आर एक्टिंग, नो रेसिड्यूल स्ट्रेस विल बी प्रेजेंट। इसमें कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं करते, इसलिए कोई भी रेसिडुअल फोर्स नहीं रहता। बिकॉज ऑफ नो हीट जनरेशन, कोई भी हीट जनरेशन नहीं होता, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, NaCl रहता है। NaCl आप लोग ये भी जानते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन के हिसाब से काम करता है, ये भी आप लोग जानते हैं क्या करता है, जो आप लोगों का अब बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग देता है, आप लोग ये भी जानते हैं। तो NaCl जब भी इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करेगा तो हीट कहाँ से जनरेट होगा, बोला नो थर्मल इफेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द वर्कपीस, कोई भी थर्मल इफेक्ट भी नहीं होता है वर्कपीस का ऊपर। ओके, इसके बाद बोला बिकॉज ऑफ नो टूल वेयर, टूल वेयर कुछ नहीं होता, इसीलिए द सेम टूल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जब भी इसका कोई टूल वेयर नहीं होता, टूल खराब नहीं होता, तो उसी टूल का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा इन्फिनिटी नंबर ऑफ कंपोनेंट को, बहुत सारा कंपोनेंट को हम लोग बना सकते हैं। ये होता है इसका सुविधा। असुविधा क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग आर एज फॉलोज। क्या दिया गया, वर्कपीस मटेरियल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। जो वर्कपीस मटेरियल आप लोग का होना पड़ेगा, टूल इधर तो रहेगा और वर्कपीस रहेगा, वर्कपीस को कंडक्टिव होना पड़ेगा, मतलब उसका थ्रू वो करंट जाना पड़ेगा। अगर विद्युत नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होगा टूल और वर्कपीस का बीच में, इसीलिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होना पड़ेगा ECM में जब भी मैशिनिंग करेंगे तब। ओके, इसका बाद बोला आउट ऑफ ऑल द नॉन ट्रेडिशनल मैशिनिंग मेथड, जो भी नॉन ट्रेडिशनल मैशिनिंग मेथड होता है, इलेक्ट्रो मैशिनिंग रिक्वायर्स द हाईएस्ट स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मैशिनिंग विल बी हाई। तो ट्रेडिशनल मैशिनिंग होता है एक, ये सब ECM EDM किसका अंदर आता है, नॉन ट्रेडिशनल मैशिनिंग मेथड का अंदर आता है। सबसे महंगा किसमें खर्चा होता है, इसमें खर्चा होता है, इसीलिए आप लोग को मैशिनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ओके, इसका बाद बोला दिस इज प्रेफरेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्टूर्स ओनली बट फॉर नॉट फॉर होल्स। बोला है कोई भी स्लॉट वगैरह कॉन्टूर सब काट सकते हैं, जैसे हेक्सो का थ्रू हम लोग काट सकते हैं, तो ये आप लोग का प्रोफाइल कट सकते हैं, लेकिन ये होल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बोला एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस का हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो बोला इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्केव कर्वेचर कंपोनेंट, जैसे टर्बाइन ब्लेड का इस्तेमाल जब भी हम लोग बनाते हैं तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं ECM का थ्रू। और जैसे आप लोग कर सकते हैं ECM प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग एंड कॉन्टोरिंग। आप लोग को मैं बोला प्रोफाइल कटने के लिए यूज़ होता है, कॉन्टोरिंग एंड डाई सिंकिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग, ट्रिपेनिंग, मतलब ड्रिल होल का जब भी बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, जब भी बड़ा ड्रिल होल बनाना पड़ता है हम लोग ट्रिपेनिंग करते हैं। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन भी आता है, या माइक्रो मैशिनिंग, बहुत ही छोटा मैशिनिंग करना पड़ता है, या जब भी बड़ा होल बनाना पड़ता है, ये सब पर्पज़ के लिए हम लोग ECM प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था टोटल ECM प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग प्रोसेस। तब से मैं ECM का मैं डिस्कशन कर रहा था, तो ECM अभी कंप्लीटेड हुआ है। इसका बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक EDM, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशिनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क के थ्रू हम लोग मेटल को काटते हैं और कैसे रिमूव करते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, पूरा वीडियो आप लोग देखना, इसमें से आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहना। इसका बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशिनिंग EDM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, स्पार्क, ठीक है, और मैशिनिंग मतलब होता है रिमूव्स मेटल। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल का रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशिनिंग या EDM। ठीक है, तो एक्चुअली आप लोग को मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक वर्कपीस रहता है और ये जो टूल रहता है, इन दोनों का बीच में जब भी इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। कितना हीट होता है, 8000 डिग्री, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से 12000 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट प्रोड्यूस होता है। इतना हीट जब भी प्रोड्यूस होता है, जो वर्कपीस रहता है, वर्कपीस का सरफेस से मेटल धीरे धीरे डिजॉल्व होते लगता है। मतलब डिजॉल्व होना मतलब क्या, पॉजिटिव आयन जो रहता है, पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस होता है। जब भी डिस्प्लेस होगा इसमें मैशिनिंग प्रक्रिया होता रहेगा, और ये डिस्प्लेस होकर कहाँ पे जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का साथ जो फ्लो होगा, डाई इलेक्ट्रिक जो
लिक्विड रहेगा उसका साथ फ्लो में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा ईच एंड एवरी प्रोसेस। ये था आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, बोला है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज ऑल्सो नोन एज स्पार्क मशीनिंग या स्पार्क एरोडिंग मशीनिंग। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं, ईडीएम प्रोसेस को आप लोग स्पार्क मशीनिंग भी बोल सकते हैं या स्पार्क एरोडिंग प्रोसेस भी आप लोग बोल सकते हैं। एज यू नो दैट देयर आर वेरियस नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड एंड ईडीएम इज वन ऑफ देम एंड द रेस्ट आर प्रेजेंटेड बिलो। तो टोटल कितना टाइप का नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड होता है आप देख सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस जो मैं अभी डिस्कस कर दिया हूँ, ईसीएम, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस, लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस, और एक होता है जो इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जिसको ईडीएम कहते हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना सारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें से ईडीएम होता है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इधर आप देख सकते हैं, आप लोगों को बोला है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन इज ऑल्सो नोन एज स्पार्क मशीन या स्पार्क एरोडिंग या डाई सिंकिंग या वायर बर्निंग। तो टोटल इसके 4 नाम होता है, 4 नाम में इसको जाना जाता है ईडीएम को। समझ में आ गया? तो कोई भी एक नाम से आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बोला है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग डेफिनेशन। ईडीएम का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट द स्पार्क। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। टूल और वर्कपीस का बीच में स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में। ओके, एंड टूल एंड वर्कपीस किसमें सबमर्ज रहते हैं, किसमें डूबा हुआ रहता है? अंडर द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसका अंदर उन दोनों आप लोग बोल सकते हैं सबमर्ज, मतलब डुबा के रखते हैं हम लोग टूल को और वर्कपीस को। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है जनरली ये नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है। इंसुलेटर मतलब क्या है? जिसका अंदर से करंट चलना नहीं हो सकता, करंट कंडक्ट नहीं हो सकते। जिस मीडियम का अंदर से करंट कैरी नहीं हो सकते, करंट जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो नॉर्मल कंडीशन में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर के हिसाब में काम करता है, लेकिन जब भी इसका वोल्टेज बढ़ा देते, एक प्रॉपर वोल्टेज होता है, उससे अगर वोल्टेज बढ़ जाता उसका बाद ये आयोनाइजेशन हो जाता। आयोनाइजेशन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ये डिवाइड हो जाता, तब इसका अंदर से करंट जा सकता है। समझ में आ गया है? तो नॉर्मल कंडीशन में जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है ये नॉर्मली इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है, इसका अंदर से विद्युत नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रॉपर वोल्टेज होता है, उससे ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज उसके अंदर से चलना करते हैं तो जब भी उसके अंदर पास करेगा तब वो आयनाइजेशन हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, तब उसके अंदर से करंट जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए इधर लिखा है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर हम लोग टूल और वर्कपीस को डुबा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? सो दैट मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस बाय लोकल मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम। तो मैं आप लोग को तो पहले ही समझा दिया हूँ, जो कंटेनर रहता है, कंटेनर के अंदर रहता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इसका अंदर टूल और वर्कपीस डूबा हुआ रहता है, और नॉर्मल कंडीशन में इसका अंदर से डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का अंदर से करंट पास नहीं कर सकता है। तो जो डीसी सप्लाई होता है, तो डीसी सप्लाई में हम लोग टूल को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल में और वर्कपीस को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में। तो जब भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है ये वोल्टेज बढ़ाने का बाद आयोनाइजेशन हो जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, उसका बाद इसका अंदर से करंट जा सकता है। तो जब भी करंट जाएगा, ये जो गैप आप देख रहे हैं टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप हो रहा है, इस गैप में स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद कितना हीट उत्पन्न होता है? 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से 12000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट उत्पन्न होता है। उसका बाद क्या होता है? हीट उत्पन्न होने का कारण ये दो मेटल, जैसे टूल कंडक्टिव होता है, वर्कपीस भी कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, इसलिए हीट कंडक्ट होता है वर्क सरफेस में, और
मटेरियल को क्या करता है, जो वर्क सरफेस मटेरियल को वो वेपराइज करते हैं या मेल्टिंग पिघल देते हैं, और जो भी पिघला हुआ मेटल रहता है वर्क सरफेस से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो जाता है और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के साथ वो बाहर निकल के आ जाता है। ओके, तो ये था टोटल प्रोसेस। तो इसका बाद आप देख सकते हैं डेफिनेशन में आप लोग को क्या बोला है, इधर भी सेम आप लोग को बोला है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इधर तक आप लोग तो जानते हैं वायर इरोशन इसको भी बोलता है। तो ईडीएम इज ए मेटल फेब्रिकेशन प्रोसेस, ईडीएम एक मेटल फेब्रिकेशन प्रोसेस होता है वेयर बाय ए डिजायर्ड शेप इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जहाँ पे हम लोग अपना इच्छा से कोई भी शेप को बना सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या आप लोग को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज करके। ओके, मेटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द वर्क पीस, मेटेरियल हम लोग वर्क पीस से रिमूव करते हैं बाय ए सीरीज ऑफ रैपिडली रिकरिंग करंट डिस्चार्जेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो टू इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, मतलब ये जो ऊपर टूल रहता है इसको भी एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नीचे जो वर्क पीस रहता है इसको भी एक इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड का बीच में स्पार्क उत्पन्न होता है, कभी कभी कुछ कुछ बुक में दिया रहता है, या आप लोग को बोल सकते हैं कि टूल और वर्कपीस के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो यही आप लोग को बोला है टोटल जो प्रोसेस है मटेरियल वर्क सरफेस से मटेरियल को टोटल हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिपीट मतलब सीरीज ऑफ रैपिडली रिकरिंग, मतलब हम लोग को बार बार स्पार्क देना पड़ता है। बार बार स्पार्क देने के बाद क्या होता है, मेटल उतना ज़्यादा हीट होता है, उसके बाद धीरे धीरे मेल्टिंग होता है, वेपराइज हो जाता है, और जो भी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रहता है उसका साथ वो बाहर निकल के आ जाता है। ओके, तो ये जो बोला है दो इलेक्ट्रोड है या टूल और वर्कपीस को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड का मदद से, सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ओके, इसीलिए बोला है आप लोग देख सकते हैं वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड टूल इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड क्या क्या है वो तो मैं आप लोग के साथ बता दिया हूँ। एक को टूल इलेक्ट्रोड बोलते हैं जिसको आप लोग सिंपली टूल या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, व्हाइल द अदर इज कॉल्ड वर्कपीस इलेक्ट्रोड। अदर जो इलेक्ट्रोड उसको वर्कपीस इलेक्ट्रोड भी आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग वर्कपीस भी बोल सकते हैं। ओके, तो वर्कपीस और टूल को दो इलेक्ट्रोड हिसाब से उन लोग मानते हैं। तो बोला द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द टूल एंड वर्कपीस नॉट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो प्रोसेस होता है इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, तो वर्कपीस और टूल का बीच में गैप रहता है, फिजिकल इन लोग टच नहीं करता, लेकिन जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है स्पार्क का कारण मेटल का जो मेटल रिमूव होता है। ओके, प्रिंसिपल इसमें क्या है, प्रिंसिपल आप देख सकते लिखा है थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड। इसमें क्या होता है, आप लोग जब स्पार्क उत्पन्न होता है तो उसके बाद हीट भी क्रिएट होता है। हीट कितना क्रिएट होता है, 8000 से 12000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट उत्पन्न होने के कारण मेटल का सरफेस से मेटल डिस्प्लेस होता रहता है। ओके, तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। इसके बाद क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग डायग्राम। इलेक्ट्रिक ईडीएम का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ईसीएम और ईडीएम ऑलमोस्ट सेम है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसमें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। आप देख सकते हैं जैसे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जब भी हम लोग नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस या मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम लोग मैक्सिमम जगह में वर्कपीस को हम लोग एनोड का हिसाब से मानते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल का साथ ऐड करते हैं जो पावर सप्लाई रहता है उधर, और टूल को हम लोग कैथोड का हिसाब से देखते हैं जिसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल में ऐड करते हैं पावर सोर्स में। तो इधर देख सकते हैं पावर सप्लाई में वही हम लोग किए हैं, इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ऊपर रहता है सर्वो कंट्रोल, सर्वो मोटर रहता है, वो क्या करता है टूल को फीड देता है, क्योंकि जब ये मेटल कटते जाएगा उसमें गैप तो रहेगा, हम जानते हैं 0.03 mm का इसमें गैप रहेगा, लेकिन उसमें तो जब भी मेटल काटते काटते आएगा वही गैप मेंटेन करने के लिए ऊपर से तो फीड देना पड़ेगा। तो सर्वो मोटर से हम लोग फीड देते हैं, कॉन्स्टेंट फीड देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मूवेबल इलेक्ट्रोड मतलब मूवेबल टूल आप लोग बोलते हैं। और ये होता है डाई इलेक्ट्रिक टैंक जिसका अंदर डाई इलेक्ट्रिक रहता है, आप देख सकते हो। तो जब भी हम लोग इधर से पावर सप्लाई करते हैं तो पहले तो ये इसके अंदर से करंट नहीं जा सकता, तो जब भी ज़्यादा हम लोग वोल्टेज दे देते, वोल्टेज जब भी हम लोग बढ़ाते तब क्या होता है, आयोनाइज होके पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाता है। तब क्या होता है, इन दोनों का तो बीच में गैप है ना, 0.03 मिलीमीटर का गैप है। तो इसमें क्या होता है, टूल तो नेगेटिव होता है, टूल नेगेटिव होता है और वर्कपीस पॉजिटिव होता है। वर्कपीस सरफेस में पॉजिटिव आयन रहता है, टूल का नेगेटिव आयन रहता है। इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव
ऑलवेज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जब भी जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये जब आयोनाइज होता है इसमें पॉजिटिव आयन वर्कपीस का तरफ आ जाता है और नेगेटिव आयन टूल पीस जो टूल है टूल का सरफेस का तरफ, ये जो टूल का नीचे जो पोर्शन है नीचे तरफ आ जाता है। इसलिए क्या होता है आप लोग जानते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। आप लोग ऑलवेज जानते हैं जो भी नेगेटिव आयन होता है नेगेटिव आयन का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है पॉजिटिव आयन से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी वेलोसिटी ज़्यादा होता है तो इधर जो माइनस आयन है माइनस आयन ऊपर में रहेगा, नीचे में पॉजिटिव आयन रहेगा। तो दोनों मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है जब भी अट्रैक्ट करेगा जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है तो इसमें क्या करता है कोलाइड कर जाता है, मतलब टक्कर लग जाता है। टक्कर खाने के बाद क्या होता है स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो स्पार्क प्रोड्यूस जब भी होता है इधर स्पार्क ये जो वर्कपीस और टूल का गैप में जो वर्कपीस और टूल का जो गैप है उसमें स्पार्क जब भी प्रोड्यूस होता है तो वर्कपीस तो कंडक्टिव मटेरियल से बनता है तो ये टोटली हीट होता है। हीट होने के बाद क्या होता है इधर से धीरे धीरे मेटल डिजोल्व होते रहेगा, मेटल मेल्टिंग होते रहेगा। तो मेटल डिजोल्व हो रहा मतलब क्या मेटल धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। इसको आप लोग बोल सकते कि पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो रहा है वर्कपीस से, तो वर्क सरफेस से धीरे धीरे पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग बार बार करते हैं जितना हम लोग को मशीनिंग प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। और जब भी इधर जो स्पार्क उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे जो मेटेरियल जो रिमूव हो रहा है जो पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो रहा है वर्कपीस से, वो क्या होता है वो टूल का सरफेस में नहीं चिपक जाता। ये जो फ्लूइड आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के मदद से बाहर निकल के आ जाती है, इधर से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये है टोटल प्रोसेस। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि ये सब टॉपिक इतना मतलब टफ होता है। आप लोग अगर समझेंगे फिर भी 10 दिन बाद अगर रिवाइज नहीं करेंगे फिर भी आप लोग भूल जाएंगे। तो एक्चुअली होता है टूल को हम लोग नेगेटिव का टर्मिनल का साथ ऐड किया, वर्कपीस को हम लोग एनोड का साथ ऐड किया मतलब पॉजिटिव है। तो वर्कपीस में पॉजिटिव आयन रहेगा और जो टूल है उसमें नेगेटिव आयन रहेगा। तो इसका बाद जब भी हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयनाइजेशन हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाता है। तो पॉजिटिव आयन वर्कपीस का तरफ आ जाता है और नेगेटिव आयन जो टूल का सरफेस से आप देख सकते हैं इधर जो नीचे आप लोग का गैप दे दिया है वर्कपीस और जो टूल का टिप पॉइंट है उसका बीच में जो गैप है तो इधर नेगेटिव आयन आ जाता है और वर्कपीस का तरफ पॉजिटिव आयन आ जाता है। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। तो जब भी अट्रैक्ट करता है आप लोग जानते हैं नेगेटिव आयन का वेलोसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों का बीच में टक्कर हो जाएगा या टक्कर लगेगा तब स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद ही वर्कपीस का ऊपर जो कितना टेम्परेचर कितना हीट क्रिएट होगा 8000 से 12000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोड्यूस होगा। इसके बाद धीरे धीरे वो मेटल मेल्टिंग होते जाएगा, मतलब इधर से मेटल हटते जाएगा। तो मेटल इधर से धीरे धीरे डिजोल्व होएगा या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन इधर से डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेस होकर कहाँ जाता है ये जो आप देख सकते हैं इधर आप लोग को गैप दे दिया है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये जो गैप दिया है इधर से गैप से निकल जाता है जो भी मेटल इधर से डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, तो ऐसे हम लोग ईडीएम प्रोसेस का मदद से मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्कपीस सरफेस से। तो और आप लोग को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, जो भी आप लोग का डिस्कशन किया आप लोग को टोटली समझ में आगे। जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देख रहा है इसमें आप लोग का और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि एग्जाम में जिस लेवल में आप लोग का क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन आता है टोटली मैं मेंटेन किया हूँ। आप देख सकते हो टोटल मैं पीडीएफ बनाया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना और पीडीएफ में मैं सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम का जो भी पार्ट्स होता है जैसे पावर सप्लाई होता है। आप लोग जानते हैं पावर सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसका साथ हम लोग वर्कपीस को ऐड करते हैं जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग टूल को कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। वर्कपीस आप लोग जानते हैं और फिक्सर का मदद से वर्कपीस को हम लोग फर्मली या आप बोल सकते हैं अच्छा से होल्ड करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करते हैं वो भी आप लोग जानते हैं, टूल और वर्कपीस को सेपरेट रखते हैं। ओके, और आप बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जब भी
इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन हो जाए, तो उसके बाद वो करंट कैरी कर सकता है। और पंप क्या करता है वो भी जानते हैं आप लोग, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का सप्लाई देता है। फिल्टर क्या करता है वो भी मैं बता दिया हूँ कुछ टाइम पहले। टूल होल्डर क्या करता है, टूल को होल्ड करता है। स्पार्क जेनरेशन कैसे हो रहा है वो भी मैं बता दिया हूँ। और टूल किस मटेरियल का बनता है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। बोला है एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम का पार्ट्स का एक एक पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। प्लस जनरेटर या पावर सप्लाई, इसमें क्या बोला था, पावर सप्लाई इज गिवन टू द ईडीएम प्रोसेस, नेगेटिव टर्मिनल इज गिवन टू द टूल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज गिवन टू द वर्कपीस। समझ में आप लोग को आ गया है। वर्कपीस में क्या बोला था, वर्कपीस इज फिक्स्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर। डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर में हम लोग वर्कपीस को फिक्स रखते हैं यूजिंग ए फिक्सर। फिक्सर को यूज करके इज गिवन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं पावर सप्लाई के साथ। इसका बाद बोला फिक्सर इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस प्रॉपर्ली इन एन डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर। डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर में वर्कपीस को अच्छा से होल्ड करने के लिए हम लोग फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। इसका बाद बोला डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग का सेल का एग्जाम के लिए, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट में जो भी आप लोग स्टूडेंट एग्जाम दिए उसमें जानते इधर से क्वेश्चन आप लोग को 2-3 पूछे गए थे, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। और इसरो में भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोला द वर्कपीस एंड द टूल आर सेपरेटेड यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। वर्कपीस और टूल को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड की मदद से। एंड ऑप्टिमम गैप इज मेंटेनेड बिटवीन देम, मतलब एक छोटा सा गैप हम लोग मेंटेन करते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में। एट कंडीशन द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एज एन इंसुलेटर। नॉर्मल कंडीशन में परिस्थिति में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का हिसाब से काम करता है। इन दिस सेंस नो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस। जब भी इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है तो इसका अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये करंट को चालना नहीं करते हैं। बोला है बाय एन इंक्रीज ऑफ हाई प्रेशर, और जब भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड आयनाइजेस इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन एंड नीड्स एंड नाउ इट्स रेडी टू कंडक्शन। जब भी डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आयनाइज हो जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। उसका बाद वो करंट कंडक्ट करने के लिए, करंट चलना करने के लिए उसका अंदर से वो रेडी हो जाता है। इसके बाद बोला प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड मीडियम। जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या फ्लूइड यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग केरोसिन यूज़ करते हैं डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का हिसाब से, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं केरोसिन बहुत ही पतला होता है, इसका विस्कोसिटी बहुत ही कम होता है। रिमेन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव अप टू द डिजायर्ड वोल्टेज। एक डिजायर्ड वोल्टेज मतलब एक निर्दिष्ट या प्रॉपर वोल्टेज तक वो नॉन कंडक्टिव उसको होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मतलब उसके अंदर से करंट नहीं जाना चाहिए। एंड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस। ओके, इसका बाद आप देख सकते इट कैन एक्ट एज ए गुड कूलिंग मीडियम, और एक गुड कूलिंग मीडियम का हिसाब से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग एल्यूमिनियम का मैशनिंग करते हैं उसमें हम लोग कूलेंट का हिसाब से कूलेंट का हिसाब से हम लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोग को अभी बता दिया हूँ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली केरोसिन यूज़ करते हैं। तो केरोसिन का इस्तेमाल हम लोग जब भी एल्यूमिनियम का मैशनिंग करते हैं तब कूलेंट का हिसाब से केरोसिन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये बोला गुड कूलिंग मीडियम होना पड़ेगा, तो ये गुड कूलिंग मीडियम भी होता है। बोला इट कैन कैरी अवे ऑल द मेटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पार्क इरोशन। जब भी स्पार्क इरोशन होने के बाद, स्पार्क देने के बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका बाद धीरे धीरे मेटल जब डिजोल्व हो रहा है, मेटल जब वर्कपीस सरफेस से हट रहा है या पॉजिटिव आयन जब डिस्प्लेस हो रहा है जिसको आप लोग बोल रहे हैं, तो उसका बाद मेटल पार्टिकल्स को लेके वो कैरी मतलब लेके वो बाहर जाता है। ओके, तो इसका काम भी डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड या मीडियम करता है। इसका बाद बोला इलेक्ट्रोलाइट यूज, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड आप बोल सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड हम लोग जनरली केरोसिन एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड इन ईडीएम प्रोसेस। इसका बाद बोला था ऑप्टिमम गैप कितना होता है, टूल और वर्कपीस के बीच में गैप होता है 0.03 मिलीमीटर का। ओके, और इसी में क्या हो रहा था 0.5 से 0.2 mm तक गैप बोला था, ठीक है, 0.5 से 2 mm तक बोला था ईसीएम में। वोल्टेज 70 वोल्ट होना चाहिए, 70 वोल्ट होना पड़ेगा। और पंप का काम क्या होता है वो भी आप लोग जानते हैं। पंप इज यूज टू सेंड द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्रॉम द बेस ऑफ द कंटेनर टू द टूल एंड वर्कपीस सच दैट मोर एमआरआर टेक प्लेस। तो हम लोग पंप का थ्रू डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का सप्लाई देते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में, जिसमें मोर मेटल रिमूवल रेट हो सकता है। ओके, फिल्टर का काम जो इम्प्यूरिटीज रहता है उसको
टोटली प्यूरिफाई कर देता है। टूल क्या करता है, टूल होल्डर टूल को होल्ड करते हैं। स्पार्क जनरेशन, ये आप लोग देख सकते हैं नया है। स्पार्क इज जनरेटेड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। स्पार्क का प्रोड्यूस होता है जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रहता है टूल और वर्कपीस का बीच में। ओके, एंड देयर बाय मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद हीट उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे जो वर्क सरफेस होता है वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल रिमूव होता है। इसके बाद टूल क्या बोला है, टूल आप लोग का कौन सा टूल यूज करना चाहिए। टूल यूज्ड इन द ईडीएम प्रोसेस इज आइदर कॉपर टंगस्टन और कॉपर टंगस्टन एलॉय से आप लोग का होना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द टूल। जो टूल होगा कटिंग टूल या जो टूल इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इट मस्ट प्रोसेस हाई। तो इसका क्या होना पड़ेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब स्पार्क क्रिएट करेंगे तब उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर हीट उत्पन्न हो रहा था, 8000 डिग्री से 12000 डिग्री हीट उत्पन्न हो रहा। तो अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट टूल का नहीं होगा तो पिघल जाएगा, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप लोग का ज़्यादा होना पड़ेगा। इसमें कॉपर टंगस्टन हम लोग क्यों एलॉय यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप लोग का ज़्यादा होना पड़ेगा, इसके अंदर से करंट मतलब फ्लो होना पड़ेगा, तभी तो स्पार्क क्रिएट होगा ना। और मेटल रिमूवल रेट ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते बोला है आउट ऑफ ऑल द नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल मैशनिंग मेथड ईडीएम प्रोसेस विल रिमूव मोर मटेरियल। ईडीएम प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है, जो भी अदर नॉन कन्वेंशनल मैशनिंग मेथड होता है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो जो भी नॉन कन्वेंशनल मैशनिंग मेथड होता है तो ईसीएम, ईडीएम, लेज़र बीम मैशनिंग प्रोसेस, तो सब कुछ मैं बता दूँ। सबसे ज़्यादा मेटल रिमूवल होता है, हाई मेटल रिमूवल होता है, हाई एमआरआर होता है, किसमें, ईडीएम में होता है। इन दिस सेंस द एमआरआर इज हायर फॉर ईडीएम। तो वही मैं आप लोग को बता दिया हूँ, एमआरआर मेटल रिमूवल रेट ज़्यादा होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम प्रोसेस। ईडीएम प्रोसेस में वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग जो प्रोसीजर होता है कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ही बारे में आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोला द वर्कपीस इज फिक्स्ड इनटू द डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर यूजिंग ए फिक्सर। एक डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रहता है या डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड रहता है, जिसमें हम लोग फिक्सर का मदद से वर्कपीस को होल्ड करके रखते हैं। इसका बाद बोला द टूल इज फेड ऑफ बाय द सर्वो फीड यूनिट व्हिच कैन मूव डाउनवर्ड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। तो जब भी टूल और वर्कपीस के बीच में स्पार्किंग होते जाएगा तो वर्कपीस सरफेस से मेटल धीरे धीरे रिमूव होते जाएगा, तो फीड देने का जरूरत पड़ेगा। तो कांस्टेंट फीड हम लोग कैसे देते हैं, ऊपर में सर्वो मोटर रहता है, उधर से हम लोग सर्वो मोटर से फीड देते हैं कांस्टेंट फीड, और ये फीड हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देते हैं जो डाउनवर्ड फीड होता है। ओके, इसका बाद बोला था पावर सप्लाई इज गिवन टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं वर्कपीस का साथ, और नेगेटिव टर्मिनल को टूल का साथ ऐड करते हैं। तो आप लोग को लग सकता है कि एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, तो इतना अगर एक ही क्लास में अगर टोटल को आप लोग देख लेंगे ना तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी स्टूडेंट है जो समझ गया है फिर भी आप लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप लोगों का कंफ्यूज हो रहा है कौन सा कैथोड का साथ ऐड करेंगे, किसको हम लोग एनोड का साथ ऐड करेंगे। तो बार बार देखते देखते आप लोग का टोटल चीज़ रिवाइज हो जाएगा और इसका बाद आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो टोटल क्लास को आप लोग देखिए, आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट कर देना। बोला था टूल एंड वर्कपीस आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड ऑप्टिमम गैप इज मेंटेन बिटवीन देम। वर्कपीस और टूल को हम लोग सेपरेट करके रखते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का मदद से, और इसमें से एक ऑप्टिमम गैप हम लोग मेंटेन करते हैं टूल और वर्कपीस का बीच में। इसका बाद बोले एज स्टेटेड अबव that at normal condition dielectric fluid acts as a insulator in this sense no electrical conductivity is taking place। ये तो मैं आप लोग का साथ पहले डिस्कस कर दिया हूँ। इसका बाद बोले बाय एन इंक्रीज ऑफ हाई प्रेशर, ये भी मैं आप लोग का साथ डिस्कस कर दिया हूँ। हाई प्रेशर हाई वोल्टेज जब भी होगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयोनाइज होकर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में डिवाइड हो जाएगा। इसका बाद बोले पॉजिटिव आयन आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव आयन। तो ये चीज़ आप लोग का सबसे मेन फंडा होता है, यही चीज़ आप लोग को समझना है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव आयन आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन द्वारा अट्रैक्टेड होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड द हीट इज जनरेटेड एंड हीट
जनरेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड था उसमें भी आयन्स में टूट गया है, तो पॉजिटिव आयन वर्कपीस की तरफ आ जाएगा और नेगेटिव आयन टूल की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे भी जो नेगेटिव आयन होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का कारण वो नेगेटिव आयन का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कोलाइड मतलब टक्कर लगता है एंड विथ ईच अदर, एक दूसरे का साथ, एंड स्पार्क इज जनरेटेड, स्पार्क प्रोड्यूस होता है बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, टूल और वर्कपीस का बीच में, व्हिच कैन रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो इधर तो डायरेक्टली दे दिया, स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद हीट उत्पन्न होता है, उसका बाद वर्कपीस का सरफेस से मेटल हटता है। इसका बाद आप देख सकते बोला है व्हेन देयर इज नो स्पार्क इन द कंटेनर, जब कोई भी स्पार्क में, कोई भी कंटेनर में कोई भी स्पार्क नहीं होता, तब देन द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अगेन टर्न्स एज ए इंसुलेटर, जब भी कंटेनर में कोई भी स्पार्क नहीं रहता तब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फिर से इंसुलेटर का रूप में काम करता है, क्योंकि जब भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तभी वो स्पार्क क्रिएट होता है। तो वोल्टेज को जब भी कम करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर फिर से आप लोग को इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, इसीलिए इंसुलेटर का काम करेगा। बोला द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो वर्कपीस का सरफेस से मटेरियल को हटाने के लिए ऐसा नहीं था एक बार में स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है और टोटल मेटल हट रहा है, तो ऐसे रिपीटेड बार हम लोग को करना पड़ता है, प्रोसेस चलता है, उसका बाद हम लोग का वर्कपीस सरफेस से मटेरियल हटता है। इसके बाद बोला दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईडीएम प्रोसेस एलोंग विद द बेसिक टर्म्स एंड वर्किंग। तो टोटली ये ईडीएम प्रोसेस का डिस्कशन है बेसिक टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशन का ऊपर। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ईडीएम, ईसीएम का एडवांटेजेस में बता दिया था, ईडीएम का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप लोग को डिटेल्स देखने को मिलेगा। बोला है देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईडीएम प्रोसेस। बोला है द मैशिनिंग प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्कपीस। जो मैशिनिंग प्रोसेस होता है इसमें वर्कपीस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी का ऊपर हम लोग को कुछ दिखा नहीं जाता कि उसका अंदर कितना हार्डनेस है या ब्रिटलनेस है, कितना डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, ये सब देखा नहीं जाता। हम लोग को जस्ट वर्कपीस को कंडक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर से करंट चलना होना चाहिए, यही आप लोग का होना चाहिए, मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद बोला द नो रेसिडुअल स्ट्रेस विल बी जनरेटेड बिकॉज नो फोर्स आर एक्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं होता, फोर्स कोई भी नहीं आता, इसीलिए कोई भी स्ट्रेस का भी, कोई भी रेसिडुअल स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होता है। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं द डीपर होल इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस। तो डीपर होल हम लोग बना सकते हैं अप टू 20। ओके, इसका बाद बोला आउट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैशिनिंग मेथड, जो भी नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मैशिनिंग मेथड है, ईडीएम मेथड इज यूजफुल फॉर हायर मटेरियल रिमूवल रेट, हाई एमआरआर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईडीएम प्रोसेस। क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, जो भी नॉन कन्वेंशनल मैशिनिंग प्रोसेस होता है तो कौन सा मैशिनिंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं हायर मटेरियल रिमूवल रेट के लिए, तो ईडीएम इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड सरफेस फिनिश इज बेटर ड्यू टू मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। इसमें कटिंग टूल द्वारा काटता नहीं है, इसीलिए जस्ट क्या होता है मेल्टिंग और वेपराइजेशन होता है, इसीलिए सरफेस फिनिश भी अच्छा होता है। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, ईडीएम हैज़ सम लिमिटेशन, ईडीएम का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वर्कपीस मटेरियल मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, वर्कपीस मटेरियल को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना ही पड़ेगा, तब उसके अंदर से करंट जाएगा, उसका बाद वो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ओके, इसका बाद बोला परफेक्ट स्क्वायर कॉर्नर होल आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। परफेक्ट स्क्वायर कॉर्नर होल हम लोग बना नहीं सकते इसमें से, और हार्डनिंग ऑफ द वर्कपीस इज टेकिंग प्लेस नियर टू द होल। जब भी कोई भी वर्कपीस में होल बनाएंगे उसका आसपास हार्डनिंग हो जाएगा वर्कपीस। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होल साइज लेस देन 0.1 mm। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते जब होल का साइज 0.1 मिलीमीटर से भी कम होल होता, तब होल बनाने के लिए हम लोग ईडीएम का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डाई सिंकिंग और डाई मैन्युफैक्चरिंग, डाई सिंकिंग और डाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो आप लोगों का पॉइंट है, होल्स इन द एयर ब्रेक्स और न्यूमेटिक ब्रेक्स आर डन बाय एन ईडीएम प्रोसेस। जो एयर ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक होता है उसमें होल बनाने के लिए हम लोग ईडीएम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आप सभी के लिए टोटल क्लास ईडीएम और ईसीएम का। आप लोग का और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप लोग का कोई भी बुक भी नहीं फॉलो करना पड़ेगा। यही आप लोग नोट्स अगर एग्जाम के लिए पढ़ के जाएंगे तो इधर से आप लोग का क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा।
तो वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।